हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था केस 3। केस 3 में नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल नहीं होते हैं। उसमें एक पार्ट आपने पढ़ा 3A जिसमें कि नंबर ऑफ इक्वेशंस ज़्यादा थी और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम थे। आज हम पढ़ेंगे केस 3 में ही दूसरा पार्ट है जिसमें कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होंगी और नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे। तो देखते हैं कंटिन्यूइंग ऑफ केस 2 वेयर m नॉट इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर नहीं है, और साथ ही साथ सपोज m लेस देन n, यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम है। द नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं और वेरिएबल कितने हैं? 4 हैं, x, y, z और ये आपका w। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कम, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे, तब क्या होगा? इन दिस केस रैंक ऑफ a लेस देन इक्वल टू m। m यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इक्वेशंस, यानी रैंक जो होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की वो अधिक से अधिक कितनी निकल सकती है? जितनी हमारे पास इक्वेशंस होंगी, यानी जितनी रो होंगी आपकी मैक्सिमम उतनी रैंक निकाली जा सकती है। तो इसमें रैंक या तो जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो 3 होगी या 3 से कम, या इन जनरल बात करें तो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू m, बट m लेस देन n, यानी m जो है नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, हेंस रैंक विल ऑलवेज बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल से रैंक हमेशा कम ही रहने वाली है, क्योंकि रैंक अधिक से अधिक कितनी निकलेगी? अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो 3 और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 4 हैं आपके। तो क्या होगा कि हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इफ कंसिस्टेंट, कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट ना हो। कंसिस्टेंट ना होने की क्या कंडीशन है? ये आपको कल बताया गया था कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ अगर ए बी है तो सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए कॉमा बी। ये तो हुआ कंसिस्टेंट होने के लिए। अब कंसिस्टेंट में भी दो केसेस आते हैं, या तो फाइनाइट सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन होगा। तो इसमें डिस्कस ये करना है कि अगर ये हमारा कंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट हुआ तो कोई बात नहीं, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। और अगर ये कंसिस्टेंट हो जाता है विल ऑलवेज हैव इनफाइनाइट सोल्यूशंस, यानी इसमें हमेशा ही इनफाइनाइट सोल्यूशंस आते हैं। किस तरीके से इनफाइनाइट सोल्यूशंस आएंगे? देखिए, इसमें रैंक हमेशा क्या निकलेगी आपकी? अधिक से अधिक जो निकल सकती है वो m आएगी, और m हमेशा क्या है? n से लेस है, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, इसलिए इसमें हमेशा इनफाइनाइट सोल्यूशन ही निकलेंगे अगर कंसिस्टेंट होता है। अदरवाइज इनकंसिस्टेंट हुआ तो फिर आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, इससे हम एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। वी हैव एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये लिखी हुई है। ये अगर देखा जाए तो हम लोगों ने इसको लिखा AX इज इक्वल टू बी फॉर्म का, ठीक। ये A लिखा है और ये B, यानी कॉलम 2, 1, 3 कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखिए, लकली आपको ये A11 पोजीशन पे 1 होना चाहिए, जो कि मिल गया है। तो कंसेप्ट याद है कि जब हम इसको रिड्यूस करते हैं एशेलॉन फॉर्म में तो A1 पोजीशन के बिलो, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को हम 0 0 बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 क्रिएट कर देंगे, यानी टारगेट रखेंगे कि ये 3 0 हो जाए और ये 4 भी 0 हो जाए, यानी कि R2 को चेंज करेंगे। अप्लाइंग R2 चेंज बाई R2 माइनस 3 R1 एंड R4 चेंज बाई 4 टाइम्स ऑफ R1। ये 2 ऑपरेशंस लगा देंगे तो यहाँ पर आपको 2 zeros आ जाएंगे। टारगेट हम यहाँ करेंगे 3 और 4 को 0 करने के लिए ऑपरेशंस लगाएंगे टारगेट करते हुए। हाँ, जब ऑपरेशंस आप लगाएंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी इनका इफेक्ट आएगा, चेंज होगा। तो चेंज होने के बाद, यानी कैलकुलेशन करने के बाद आप ये मैट्रिक्स ऑब्टेन कर पाएंगे, ठीक। अब देखिए 2 0 आ गए, अब यहाँ 1 1 होना चाहिए, तो 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज एक ऑब्जर्वेशन करिए, पिछले वीडियो में मैंने बात बताई थी आपको कि जब भी एशेलॉन फॉर्म में चेंज करें तो पहला पॉइंट याद रखिए कि रो वाइज एलिमेंट लिखिए, R1 लिखिए, फिर R2 लिखिए, फिर R3 लिखिए, अगर R4 है तो R4 लिखिए। उसके बाद जब आप R1 से अफेक्ट कर चुके हैं, यानी कि जीरोज ऑब्टेन कर चुके हैं, तो R2, R3, R4 को ऐसा ऑब्जर्व करिए कि कहीं 0 तो नहीं ऑब्टेन हो जा रहा है आसानी से। तो देखिए 5 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 5, 5 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 5। अगर हम R3
में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए यहाँ 0 आ जाएगा। तो अप्लाइंग R3 चेंज बाई R3 माइनस R2, जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर सभी जगह पर आपके पास यानी कि लास्ट रो यानी कि R3 0 रो बन जाएगी। देखते हैं आगे इसमें, तो ये 0 रो हो गई आपकी, आप देख रहे होंगे ये हो गई 0 रो। ठीक है, अब ये ऑपरेशन करने के बाद आपके पास अगर A का, अब देखिए 0 बढ़ा नहीं सकते, A की नॉन जीरो रो देखी जाए कितनी है, तो A में ये तो 0 रो हो गई आपकी, 2 नॉन जीरो रो है, तो रैंक ऑफ A कितनी आ रही है, रैंक ऑफ A आपकी जो है वो 2 आ रही है। और रैंक ऑफ A भी अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यानी कि पूरा ले लेंगे यहाँ पर। ठीक, तो ये भी देखिए पूरी 0 रो हो रही है क्योंकि लास्ट में यहाँ पर भी 0 है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं यही 2 नॉन जीरो रो बच रही हैं, पहली वाली और दूसरी वाली एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में ए बी के लिए। तो ये कह सकते हैं कि रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स जो ए बी है वो भी आपकी 2 है। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके 4 हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्या हुआ कि thus A, B that is augmented matrix has been reduced to echelon form from the above matrix. We see that rank of A equal to rank of AB is equal to 2 less than 4, यानी कि ये 4 से कम है। Number of variables, hence system of equations will be consistent having infinite solutions। consistent तो हो जाएगा क्योंकि दोनों की रैंक सेम है, rank of A is equal to rank of augmented matrix but less than number of variable, that is why it has infinite mini solutions या infinite solutions भी लिखते हैं। अब देखना ये होगा कि इनका डिफरेंस कितना है, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स और रैंक का डिफरेंस। तो नंबर ऑफ वेरिएबल यानी n से डिनोट करते हैं और r से रैंक, तो n माइनस आर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ पर 2 आर्बिट्रेरी वैल्यूज लेना पड़ेगा, यानी 2 वेरिएबल्स को आर्बिट्रेरी वैल्यूज प्रोवाइड करना होगा हमको। ठीक है, तो लिखा है वेरिएबल्स विल हैव टू बी असाइंड आर्बिट्रेरी वैल्यूज, कितनों को, 2 को करना होगा हमें, यानी हमारे पास जैसे x y z w है तो कहीं 2 को हम सपोज कर लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सिस्टम लिखेंगे। इक्विवेलेंट सिस्टम के लिए हमने बताया है आपको कि a1x इज इक्वल टू b1 लिख लेंगे। a1 ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है ये लिखेंगे और ये कॉलम में x y z w जो वेरिएबल्स हैं कॉलम वेक्टर के, और b1 में 2 माइनस 5 और 0 लिख लेंगे। द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, ये पूरा इक्विवेलेंट सिस्टम लिखा जाएगा आपका। और यहाँ पर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पहली इक्वेशन ये आ जाएगी आपकी। ठीक, x माइनस वाई प्लस 2z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 ये, और ये मल्टीप्लाई हो करके आपके पास 5y माइनस 6z माइनस 2 ये 2 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है, इस एग्जाम्पल में हमने एक पर्टिकुलर सोल्यूशन लिया है, यानी एक सेट लिया। ये कर सकते हैं, अभी हम दोनों चीज़ें आपको बता देंगे। जैसे इफ वी टेक z0 और w0, थोड़ी देर के लिए हमने z0 और w0 ले लिया, तो z0 w0 तो y की वैल्यू -1 आ गई। देखिए y की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। z0 w0 तो आप ले ही चुके हैं। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, किसकी, y की, z की और w की, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये जो सोल्यूशन आपको मिल रहा है जिसमें कि x1 है, y -1 है, z0 है और w 0 है, तो ये वी गेट 1 सच सोल्यूशन। एक्चुअली में सोल्यूशंस तो आपके पास इनफाइनाइट हैं, उनमें से कोई एक सोल्यूशन अंडर द सपोजिशन आपने ले लिया है। अब यहाँ और थोड़ा समझिए, जैसे हम z की वैल्यू 0 ना लेकर 1 ले लेते, w को 0 रहने देते, तो एक और सेट मिल जाता सोल्यूशन का। या हम एक को यहाँ -1 ले लेते, इसको हम 1 ले लेते w को, तो हमारा दूसरा सेट मिल जाता। इस तरह इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। या अभी हमने एक बात कही थी कि वेरिएबल्स विल हैव टू बी असाइंड आर्बिट्रेरी वैल्यूज, तो एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि z की जगह क्या ले लें, c1, और w की जगह क्या ले लें, c2, ऐसे भी लिखा जाता है। अब जब आपने z c1 लिया, w c2 लिया, यहाँ पर पुट कर दीजिए z की वैल्यू c1 और w की वैल्यू आप c2 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर y की वैल्यू भी c1 c2 के टर्म्स में आ जाएगी, और यहाँ पर फिर x की वैल्यू भी c1 c2 के टर्म्स में आ जाएगी, वेयर c1 c2 आर द आर्बिट्रेरी वैल्यूज। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर x, y, z और w सभी के सभी वेरिएबल्स का जो सोल्यूशन है वो c1 और c2 के टर्म्स में
रहेगा और C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू जो भी आप एज्यूम करेंगे उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकल आएगा। यानी एक सोल्यूशन फिर दूसरा सोल्यूशन, ऐसे हाउ मेनी सोल्यूशंस वी कैन ऑब्टेन, इनफाइनाइट सोल्यूशंस कैन बी ऑब्टेन्ड। इसीलिए लिखा गया है कि इस तरह का अगर प्रॉब्लम है तो उसमें इनफाइनाइट सोल्यूशंस ही मिलेंगे। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। इस तरीके से केस 3B भी आपने पूरा पढ़ लिया। केस 1, केस 2, केस 3 के 2 पार्ट थे आपके, वो भी समझ में आ गया आपको। अब कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे हम लोग। इसमें एग्जाम्पल 7 है और एग्जाम्पल 7 में जितने भी केसेस आपने पढ़े हैं उनका सब मिला जुला है इसमें। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस x + y + z = 6, x + 2y + 3z = 10, x + 2y + λz = म्यू। यहाँ पर देखिए तो नंबर नहीं है, कांस्टेंट भी कह सकते हैं, वेरिएबल भी कह सकते हैं। वेरिएबल इसलिए कह सकते हैं लैम्डा म्यू को क्योंकि अंडर कंसिडरेशन लैम्डा और म्यू हमारे बदल जाएंगे। जैसे कि इन्होंने कहा कि लैम्डा म्यू की वैल्यू को इन्वेस्टिगेट करिए, यानी कि निकालिए, पता लगाइए, तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी अलग अलग केसेस में। जैसे नो सोल्यूशन, ये जो 3 इक्वेशंस दी हैं यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इनका नो सोल्यूशन होगा, यानी सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। लैम्डा म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इनकंसिस्टेंट हो जाए, सोल्यूशन ना निकले। दूसरी बात, लैम्डा म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि यूनिक सोल्यूशन हो जाए। मतलब ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम यूनिक सोल्यूशन चाहते हैं, तो लैम्डा म्यू क्या होना चाहिए। या एन इन्फिनिट सोल्यूशन कब निकलेगा, लैम्डा म्यू की वैल्यू क्या होंगी जो इन्फिनिट सोल्यूशन निकल आएगा। तो इन तीनों केसेस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। नो सोल्यूशन का कंसिडरेशन लेकर के लैम्डा म्यू निकालेंगे, यूनिक के लिए निकालेंगे और इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशंस के लिए। तो सबसे पहले ये जो सिस्टम है उसको हम Ax = B फॉर्म में लिखेंगे। यानी देखिए इसका कोफिशिएंट 1 1 1, इसका कोफिशिएंट 1 2 3 लिखा गया, इसका कोफिशिएंट 1 2 लैम्डा और म्यू। देखिए पूरी सिस्टम बन गया ये। द मैट्रिक्स इक्वेशन इज दिस, इसे मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस कहते हैं। और इसके बाद एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में जो ये A है लिया जाएगा और ये आपका जो कॉलम मैट्रिक्स ये डॉट डॉट करके लिखते हैं, जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा। अब यहाँ क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो A 1 1 पर 1 होना चाहिए, तो A 1 1 पर 1 है और ये 1 और ये 1, यानी कि R2 फर्स्ट कॉलम, R3 का फर्स्ट कॉलम, इसको टारगेट करते हुए आपको यहाँ पर 0 क्रिएट करना है और आपको यहाँ पर 0 क्रिएट करना है। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। R2 चेंज बाई R2 - R1, R3 चेंज बाई R3 - R1, इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरोज आपके मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये दोनों 0 आ गए। अब फिर ये वाला पॉइंट ले लीजिए, यानी कि यहाँ पर आपके पास A22 की वैल्यू आप 1 है। अब यहाँ इसको टारगेट करिए, यहाँ पर आपको 0 क्रिएट करना है। ठीक है, अब यानी कि R3 चेंज बाई R3 - R2 और ये जो लैम्डा -1 म्यू -6 है वो अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अगर आप यहाँ भी देखें इस चीज़ को, तो जब आपने सब्ट्रैक्ट किया ना वो ऊपर से ये, तो यहाँ पर आप देखिए 10 - 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 0, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ लैम्डा -1 आ जाएगा, यहाँ म्यू -6 आ जाएगा। वो जैसे ऑपरेशन लगाएंगे तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं और एलिमेंट को रो वाइज ही लिखेंगे। ठीक, यहाँ तक पहुँच गए। फिर सब्ट्रैक्शन किया तो ये 0 आया, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो लैम्डा -3 और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो म्यू -10। ठीक, अब आप यहाँ एशेलॉन फॉर्म तक पहुँच गए हैं। द अबव फॉर्म ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स फ्रॉम विच वी सी दैट। अब हमें यहाँ ये समझना है कि पूछा क्या गया। देखिए पहला जो पॉइंट है फिर से एक बार देख ले। पहला है नो सोल्यूशन, दूसरा है ए यूनिक सोल्यूशन और तीसरा है एन इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक, इस एग्जाम्पल से पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमें पहले देखना है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन हमारा कब होता है ये बात आपको पता है। नो सोल्यूशन के लिए मैं लिख दे रहा हूँ कि रैंक ऑफ ए बराबर नहीं होना चाहिए किसके, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के। अच्छा, अभी तो लैम्डा और म्यू के साथ रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर नो सोल्यूशन की कंडीशन को ध्यान रखते हुए हम लैम्डा म्यू को वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे कि लैम्डा या म्यू क्या होना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि नो सोल्यूशन होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, अगर लैम्डा 3 हो जाए, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, लैम्डा 3 हो जाए तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ए की जब हम रैंक देखेंगे तो ए की रैंक 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तब ये 0 रो हो जाएगी, अंडर लैम्डा = 3। ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक बात है, अगर म्यू को 10 ना लिया जाए, म्यू 10 ना हो,
तो अब ए बी की देखिए, तो ये तो जीरो हो चुका है, लेकिन ये जीरो नहीं है, ये नॉन जीरो आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? नॉन जीरो। और नॉन जीरो होने की वजह से ये वाली जो थर्ड रो है फॉर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, वो नॉन जीरो रो कहलाएगी। यानी उस स्थिति में ए बी की जो रैंक होगी, अगर म्यू 10 नहीं लिया आपने, ठीक है, तो ए बी की जो रैंक होगी वो 3 हो जाएगी और रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगी, नॉट इक्वल होगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, नो सोल्यूशन। तो यही बात यहाँ लिखी है कि व्हेन लैम्डा 3 हो जाएगा, म्यू 10 नहीं होगा, तो रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगी और रैंक ऑफ ए बी 3। कैसे पढ़ेंगे? ये भी मैंने आपको बता दिया। यानी कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव नो सोल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि यूनिक सोल्यूशन कैसे निकले। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए आपने क्या पढ़ा हुआ है, देखिए ध्यान से। यूनिक सोल्यूशन में आपका जो रैंक है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, और साथ ही साथ नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहां नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स, वाई और जेड। अब देखिए, हमें रैंक ऑफ ए 3 चाहिए, तो लैम्डा यहां पर नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा अगर 3 नहीं होगा तो यहां पर एक नॉन जीरो नंबर प्रोड्यूस हो जाएगा। कहां पर? लैम्डा -3 की जगह पर नॉन जीरो नंबर आ जाएगा। तो उस स्थिति में इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? रैंक ऑफ ए 3 बन जाएगी, क्योंकि फिर ये नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो रो हो जाएगी, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो, 3 नॉन जीरो रो हो जाएंगी। 3 नॉन जीरो रो होने की वजह से रैंक ऑफ ए 3 हो जाएगी। अच्छा, म्यू अगर 10 भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? म्यू अगर 10 हो गया, म्यू अगर 10 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नॉन जीरो नंबर आ चुका है। कहाँ पर? लैम्डा -3 की जगह पर नॉन जीरो नंबर ये आया, तो इसका मतलब ये नॉन जीरो रो कहलाएगी पूरी आपकी है। ठीक, ये नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो रो। ए बी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, पूरी ए बी की अगर बात किया जाए, यानी कि लैम्डा, देखिए, व्हेन लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, लैम्डा 3 ना हो, देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ म्यू इंक्लूडिंग 10, म्यू की कोई भी वैल्यू हो, द लास्ट रो ऑफ एबव इक्विवेलेंट आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, देखिए ए बी मैट्रिक्स विल नॉट बी जीरो रो, एंड ऑल्सो लास्ट रो फॉर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ए विल नॉट बी जीरो रो। तब ये हमारी पूरी जीरो रो नहीं होगी। ठीक, देन रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि ए बी नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ ए 3 होगा और रैंक ऑफ ए बी भी 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, हेंस सोल्यूशन विल बी यूनिक। इस स्थिति में हमारा क्या आएगा? सोल्यूशन यूनिक आएगा, क्योंकि रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी 3 होगा और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए केस 3, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 10। एक्चुअली में केस 3 में हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन के बारे में, यानी सिस्टम का सोल्यूशन हमारा इनफाइनाइट निकले। तो इनफाइनाइट के लिए क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन आपका जो है वो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर हो, लेकिन n से कम हो, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होना चाहिए। तो अगर हम लैम्डा को 3 ले लें, देखिए एक बार यहाँ पर लैम्डा 3 हो जाने से क्या होगा? लैम्डा जब आपका 3 हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यहाँ पर आपके पास 0 हो जाएगा, और म्यू हो जाए आपके पास 10, तो यहाँ पर भी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 0। तो ये पूरी रो जो है वो आपकी 0 रो कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 0 रो इन दिस केस। यानी अगर लैम्डा 3 हो जाए और म्यू की वैल्यू आपकी 10 हो जाए, तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी फिर आपकी? तो रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगी, और ये भी 0 है, पूरी 0 रो हो जाएगी आपकी, तो रैंक ऑफ ए बी भी 2 हो जाएगी। तो इन दिस केस क्या होने वाला है? देन लास्ट रो विल बी 0 रो, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ वेरिएबल्स, हेंस विल हैव द इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यानी इस केस में जब लैम्डा 3 होगा, म्यू 10 हो जाएगा, तो लास्ट वाली रो पूरी आपकी 0 रो हो जाएगी। तो रैंक इक्वल तो होगी लेकिन 2 होगी, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे कितने हैं? 3 हैं। तो इस समय हमारा जो सोल्यूशन ऑब्टेन होगा वो इनफाइनाइट सोल्यूशन ऑब्टेन होगा। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 दिए हैं, यानी जो केस 1 आपने पढ़ा था
केस 2 केस 3 सभी के मिले जुले हुए क्वेश्चंस हैं। और ये स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। पहले आप डाउनलोड करिए, कुमार मैथ्स क्लासेस का एक ऐप है और उस ऐप में ही आप देखेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ उसमें स्टडी मटेरियल भी पूरा अवेलेबल है। जो भी स्टडी मटेरियल से हम ये आपको लेक्चर दे रहे हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो सब PDF फॉर्म में अवेलेबल हैं ऐप में। तो क्वेश्चन 8 तक ये कर लेंगे आप, और इसके बाद ये 9 भी उसी तरह से है। थोड़ा यहाँ चेंज होता है सेकंड पार्ट में, जब ये के स्क्वायर दिया हैज़ ए सोल्यूशन। तो जैसे अभी लास्ट एग्जांपल नंबर 7 हम लोगों ने डिस्कस किया, उसी से मिलता जुलता है कि के की अलग अलग वैल्यूज़ निकाल करके कंडीशन इंपोज करेंगे कि हैज़ ए सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन निकलेगा तो फाइंड द सोल्यूशन इन ईच केस में सोल्यूशन निकालिए। ठीक, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पैरामीटर लैम्डा विल द फॉलोइंग इक्वेशन फेल टू हैव द यूनिक सोल्यूशन। अब यहाँ देखिए फेल कराना है यूनिक सोल्यूशन, इसको सॉल्व करिए एग्जाम्पल 7 के तरीके से ही है। 11 नंबर भी करिए आप इसमें, ABC की वैल्यू, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और एन इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये आपको इसमें डिस्कस करना है। इसके बाद है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा द इक्वेशंस हैज ए सोल्यूशन आल्सो सॉल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस। यही एग्जाम्पल 7 की तरह 12 भी है, 13 भी है और 14 है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करें। अगर नहीं आते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आप इन्हें देख सकते हैं। तो आई थिंक कि आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो 1 से 2 बार देखिए और जब दूसरी बार देखें तो पेन कॉपी साथ में रखें और राइटिंग करते हुए चलें, तो पूरा ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आप हो जाएगा। थैंक यू सो मच।